हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोग को। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर का आपका बैच के बारे में हम लोग जो हीट एंड क्या थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट एंड टेम्परेचर में हम लोग क्या देखे थे? हीट का फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे। वह हीट का फॉर्मूला क्या था बाबू? बोलेंगे हीट उष्मा H बराबर mst। हीट H बराबर बोलो mst। जैसे मस्त हीट देने से आदमी क्या रहता है? मस्त रहता है। तो वह आपका फॉर्मूला m मास, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी प्रॉब्लम, आपको न्यूमेरिकली प्रॉब्लम भी सोल्व करवाए थे। दैट शुड बी क्लियर। क्या हीट का हम लोग जब फॉर्मूला देखे थे उसमें हम लोग क्या कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम भी करवाए थे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, आपको कैसे आपको हीट को ट्रांसफर करेंगे, यानी किसी हीट का ट्रांसमिशन आप कैसे करेंगे, हीट को आप किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कैसे करेंगे। पानी में हीट का, जैसे आप बॉटम में पानी की सपोज किया जाए किसी विसेल है, कोई पात्र है, पात्र में आप पानी को रखते हैं और नीचे से आप हीट देते हैं, बॉटम से हीट सप्लाई करते हैं। अब बॉटम से हीट सप्लाई करते हैं और वह हीट का है आपको ऊपर तक कैसे पहुंच जाती है। या किसी छड़ के एक सिरे को आप गर्म करते हैं, कोई रड है उसके एक एंड को आप गर्म करते हैं, दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। वह कैसे गर्म होता है? आप देखते हैं, आप घूरा ये सब आग का, आप अलाव का क्या सेवन करते हैं। आप ठंडी के दिनों है, विंटर सीजन अभी चल रहा है, विंटर सीजन में भी आपको कोल्ड डे पड़ रहा है या कोल्ड डे है आपको। आप देखते हैं आग का अलाव का आप सेवन करते हैं, आप वो आग का आपका यानी हीट का आपके वहाँ पर हीट रहता है आपके थ्रू, आपके पास वो कैसे हीट पहुँच जाती है, ये सब हम लोग देखेंगे। आपको हीट का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो आज हम लोग यह मेथड पढ़ेंगे कि हमारे फिजिसिस्ट मैंने लोगों ने हीट के ट्रांसमिशन के बारे में क्या बतलाया, हीट कैसे ट्रांसमिट होती है, हीट का ट्रांसफर कैसे होती है, वह ट्रांसफर ऑफ हीट हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या लिखा जाए बाबू? चलिए लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। लिखिए धीरे धीरे, यह बोर्ड आपका डिजिटल बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पहले आपको धीरे धीरे इस पर बोर्ड पर पढ़ने का थोड़ा सा आदत डालिए, फिर हम लोग उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण या संचरण लिख सकते हैं हिंदी में, संचरण। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है बोलेंगे? तो जब भी आपको हीट को क्या करते हैं, किसी एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, क्या बोले? हीट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, यानी एक भाग से दूसरे भाग तक, या आप किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट के ट्रांसफर यानी हीट का ट्रांसमिशन, हीट का कंडक्शन, हीट का आपको क्या होगा? आपको संचरण, एक जगह से दूसरे जगह, यानी हीट को किसी भी बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग में वह चलने, संचरण, संचरण की क्रिया का नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का स्थानांतरण कहते हैं। यानी आपका इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? द मेथड in which heat transfers from one part to another part of a body, और heat transmits from one body to another body, अनदर बॉडी। यहाँ पर ट्रांसफर ना लिखकर यहाँ पर क्या लिखिए? ट्रांसमिट्स, ट्रांसमिट्स।
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज known as ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, यानी वह विधि हिंदी में लिख लिया जाए। क्या हिंदी में लिखेंगे? जब उष्मा को किसी वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में संचरित किया जाए तो उसे उष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर है? अब हीट को कितने मेथड से आप ट्रांसफर कर सकते हैं? हीट को कितने मेथड से आप ट्रांसफर कर सकते हैं? उसके लिए कितने मेथड है? 3। पहला क्या आपको यह बोलेंगे कंडक्शन, चालन, चलकर खुद हीट आपको क्या है चलने से, ठीक है, कंडक्शन। दूसरा क्या होता है? कन्वेक्शन, संवहन। तीसरा क्या होता है? रेडिएशन। 3 प्रकार से हम लोग हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। पूछा जाए हीट को अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है तो कितने तरीका से आप हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो उसके लिए 3 मेथड है, 3 मेथड्स, उसको नोट किया जाए। देयर आर 3 methods for transfer of heat। उष्मा संचरण की 3 विधियां होती है। क्या लिखेंगे? पहला एक में कंडक्शन, चालन। दूसरा बोलिए कन्वेक्शन, संवहन। तीसरा बोलेंगे रेडिएशन, विकिरण। कितने तरीका से हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं? 3। बोलिए कौन कौन? कंडक्शन, चालन, कन्वेक्शन, संवहन। तीसरा क्या है? रेडिएशन, विकिरण। ठीक है, याद रखिएगा। कोई पूछे हीट को कितने मेथड से ट्रांसफर कर सकते हैं, बोलो तो 3। फर्स्ट इज द कंडक्शन, सेकेंड इज द कन्वेक्शन, थर्ड इज द रेडिएशन बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जिसके द्वारा हम लोग हीट को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट आपको लिखिएगा कंडक्शन। क्या लिखेंगे? कंडक्शन, चालन। क्या लिखे? बोलिए कंडक्शन, चालन।
देखिए कंडक्शन में क्या होता है, जब हम लोग हीट को ऐसे ट्रांसफर करें जिसमें मीडियम पार्टिकल्स का कोई आपका मूवमेंट नहीं हो, जिससे मीडियम पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो, लेकिन हीट अगर एक जगह से दूसरे जगह आपको ट्रांसमिट हो जाए, पहुंच जाए, बिना मीडियम पार्टिकल्स का शिफ्ट हुए, बिना मीडियम पार्टिकल्स का चले हुए अगर हीट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक भाग से दूसरे भाग में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन मेथड। क्या कहते हैं बोलिए, कंडक्शन मेथड ना। जैसे आपका किसी भी सॉलिड में हीट का ट्रांसफर, ठोस में लोहा के छड़ को गर्म करोगे तो एक छोर को रखोगे, दूसरा छोर गर्म हो जाता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि छड़ का यहाँ का भाग उड़ कर क्या है दूसरे जगह से पहुंच जाता, नहीं, वहां पर यह सॉलिड का यानी मीडियम पार्टिकल्स का ट्रांसफर नहीं होता। होता कैसे है, होता ऐसे है, वह वाइब्रेशन के द्वारा। जहां हम लोग हीट ट्रांसफर करेंगे, हीट उसको अपने एक छोर को, लोहा के एक छोर को गर्म करेंगे, तो वहां का क्या होगा, जितने भी मीडियम पार्टिकल्स है, जो कण का कंपन है वो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो अपने नेबरिंग, आपको बगल वाला से नेबरिंग पार्टिकल से वह कोलाइड करेगी, टकराएगी, अपने बगल वाला पार्टिकल से टकराएगी, फिर वह अपने बगल वाला पार्टिकल से टकराएगी। इस तरह से वाइब्रेशन एक जगह से एनर्जी क्या पहुंचा देता है, दूसरे जगह एनर्जी को पहुंचा देता है। सपोज किया जाए एक अच्छी फिल्म लगी हुई है, उसमें टिकट काउंटर पर स्पेक्टेटर का भीड़ लगा हुआ है। सपोज किया जाए अच्छी फिल्म कहीं लगी हुई है और आपको टिकट काउंटर पर स्पेक्टेटर का भीड़ लगा हुआ है। वह स्पेक्टेटर यानी दर्शक जो है, वह स्पेक्टेटर जो है क्यू में खड़ा है, एक लाइन में खड़ा है। वह स्पेक्टेटर आपको क्यू में खड़ा है, लाइन में खड़ा है। तब कोई नटी स्पेक्टेटर होता है, तो नटी स्पेक्टेटर क्या करता है, वह पीछे से ऐसे धक्का देगा था, पीछे से धक्का दिया ऐसे, तो पीछे से धक्का दिया तो वह क्या करेगा, सेकेंड वाला दूसरा वो बगल वाला तीसरे को धक्का देगा, फिर वो अपने वाला बगल वाला को नेक्स्ट को धक्का देगा, फिर वो अपने नेक्स्ट को धक्का देगा। इस तरह से वो आपको वाइब्रेशन एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएगा। तो क्या हम कहें डिस्टर्बेंस पहुंचा है या आदमी जो है खुद चलकर वहां गया है, नहीं, कोई शिफ्ट नहीं हुआ है अपने जगह पर, केवल वाइब्रेशन से, कंपन से वो क्या किया है, वह आपको एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिया है। तो ऐसे मीडियम जिसमें क्या कह सकते हैं बोलिए, वैसा मेथड जिसमें बिना मीडियम पार्टिकल्स का हीट को क्या करे, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करे। यानी मीडियम पार्टिकल्स चले नहीं, वह केवल हील कर, वह ट्रांसफर नहीं हो, अपने जगह से शिफ्ट नहीं करे, वह केवल अपने ही जगह पर केवल आपको हील कर, यानी वाइब्रेशन के द्वारा, ऑसिलेशन के द्वारा वह क्या करे, आपको हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करे। तो ऐसे मेथड का नाम क्या रखेंगे बोलिए, कंडक्शन कहेंगे। यह कंडक्शन मेथड केवल किस में होता है, सॉलिड में, याद रखिए। कंडक्शन मेथड केवल क्या होता है बोलिए, सॉलिड में। कोई कहे लोहा में हीट का ट्रांसफर कौन सा मेथड से होता है, कहे कंडक्शन से। क्या पानी में हीट का ट्रांसफर कंडक्शन से होता है, नहीं। लोहा में कोई पूछे हीट का ट्रांसफर किससे होता है, कंडक्शन से। कोई पूछे एल्युमिनियम में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, तो कंडक्शन से। कोई कहे कॉपर में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, तो कंडक्शन से। तो याद रखें, जिसमें हीट का ट्रांसफर आपको क्या हो, बिना, सॉलिड में हीट का ट्रांसफर किससे होता है, कंडक्शन से होता है। यानी इसमें कोई मीडियम पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट, कोई ट्रांसफर, कोई फ्लो, अपने जगह से कोई शिफ्टिंग होता नहीं है। वो करता क्या है, अपने वाइब्रेशन के द्वारा, यानी हील कर, कंपन से वह क्या करता है, हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देता है। इस मेथड का नाम क्या रखेंगे बोलिए, कंडक्शन। तो लिखा जाए इसको, द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which there is no transfer of medium particles and heat transfers
फ्रॉम वन पार्ट टू another part is known as conduction. Is known as conduction. ठीक है। This method only occurs in this method occurs in solid। हिंदी में लिख लिया जाए, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण के स्थानांतरण के बिना ऊष्मा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में संचरित हो तो उसे चालन कहा जाता है। चालन विधि ठोस में होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे बोलिए, चालन किसे कहते हैं। अब इसमें कुछ एक्सप्रेशन है, क्या है बोलिए, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ फार्मूला है। यह फार्मूला को हम लोग देखेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला को देखा जाए। फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है आपको। सपोज किया जाए यह कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर का कोई आपका है। हमने यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहा है, T1 टेम्परेचर दे रहे हैं। तो देखिए हीट का फ्लो होना, इसके अंदर हीट का फ्लो होगा। हीट को जनरली H से लिखे या Q से भी लिखते हैं, H लिखते हैं या Q से भी लिखा जाता है हीट को। तो हीट का फ्लो किस पर डिपेंड करेगा, हीट का फ्लो तो पहला यह टेम्परेचर डिफरेंस पर, किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पर। जितना इधर ज्यादा हीट रहेगा इधर कम होगा, तुरंत हीट का क्विकली इमीडिएटली हीट का फ्लो होगा, इमीडिएटली हीट का फ्लो होगा। यानी इधर टेम्परेचर ज्यादा है, इधर टेम्परेचर कम है, तो क्विकली आपका हीट का फ्लो होगा, तेजी से हीट का फ्लो होगा। अगर यहाँ पर दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाए तो आपको जिस तरह से पानी का बहाव होती है, आपको पता है, एक लेवल ज़्यादा है एक लेवल कम है, उतना ही तेज़ी से पानी गिरती है। अगर दोनों लेवल बराबर हो जाए तो पानी का फ्लो बंद हो जाएगा, है ना। हवा बहती है, हवा जी कब तेज बहेगी, एक और हवा का दबाव यानी प्रेशर ज़्यादा, इधर प्रेशर कम है, तेज़ी से हवा बहेगी, और दोनों प्रेशर सेम है तो हवा का बहाव बंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हीट का फ्लो किस पर डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस पर।
किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस पर। इधर टेम्परेचर ज्यादा है, इधर टेम्परेचर जितना ही कम रहेगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ही कम रहेगा, सॉरी जितना ही ज्यादा रहेगा, हीट का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। अगर दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अगर 0 है तो हीट का फ्लो कभी भी नहीं होगा। यानी हीट का फ्लो किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस पर। अगर माना तो इसका लेंथ क्या है? एल है, यह लेंथ के पर भी डिपेंड करता है। एक टर्म आता है, इसको हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस में लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो इसका नाम रखेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी ताप प्रवणता। ताप प्रवणता पर डिपेंड करती है टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसके लिए क्या होगा, यानी याद रखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट किसी चीज में लेंथ से, डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसका नाम हो जाता है ग्रेडियंट, यानी प्रवणता कहते हैं। प्रेशर डिफरेंस बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट। वर्क डिफरेंस बाय लेंथ, वर्क ग्रेडियंट। मोमेंटम डिफरेंस बाय लेंथ, मोमेंटम ग्रेडियंट। उसी प्रकार से यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2 बाई एल, T1 - T2 बाई एल, इसका नाम क्या रखेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ताप प्रवणता, ताप प्रवणता, ताप प्रवणता। तो यहाँ पर क्या होगा? हीट का फ्लो टेम्परेचर ग्रेडियंट, जितना ही टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही हीट का फ्लो ज्यादा होगा। फिर किस पर डिपेंड करेगा? फिर यह थर्ड आपको क्या है? एरिया पर। इसका मुंह अगर हीट के सामने अगर ज्यादा एरिया रखा हुआ है, यानी क्या कोई घूरा में ज्यादा, अगर क्या घूर में ज्यादा मोड का क्या किए हैं, सॉलिड डाले हुए हैं, तो उतना ही तेजी से हीट का फ्लो होगा। पतला हीट है, पतला आपका बॉडी है, तो उसमें हीट का फ्लो कम होगा। यानी जितना ही इसका मुंह एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कहते हैं, मुंह के एरिया को, भोजन का अंदर जाना क्या बॉडी के एरिया पर डिपेंड करेगा? नहीं, मुंह के एरिया। जिसका ज्यादा मुंह होगा, चौड़ा मुंह होगा, उसमें ज्यादा भोजन जाएगा। जिसके छोटा मुंह होगा, कम कम जाएगा। यानी यह पेट के एरिया से मतलब नहीं है, मुंह के अंदर जाने, भोजन जाना मुंह के एरिया से है। मुंह के एरिया का नाम है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है मुंह के एरिया को? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हीट कब जाएगा? तो इसके एरिया ज्यादा होनी चाहिए। अगर एरिया इसका ज्यादा है तो हीट इसमें ज्यादा फ्लो करेगा। अगर मुंह इसका पतला है तो हीट का फ्लो कम होगा। इसके पूरे भाग के एरिया से मतलब नहीं है, यहाँ मुंह का एरिया जो आपको सोर्स के कांटेक्ट में है, हीट के कांटेक्ट में जो एरिया है उस पर डिपेंड करेगा। यानी द रेट ऑफ हीट फ्लो, the rate of heat flow, the rate of heat flow, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर Q/T, Q/T किस पर? या किस पर? Q किसको कह रहे हैं? हीट को, या H भी लिख सकते हैं। जनरली ज्यादा बुक में देखा जाता है, ट्रेंड बना हुआ है, हीट को Q से लिखा जाता है। इस तरह से हीट का फॉर्मूला H से लिखते हैं, लेकिन हीट के फ्लो को Q से लिखा जाता है। तो Q/T, यानी याद रखेंगे Q क्या है? हीट है। Q क्या है? हीट है। Q क्या है? हीट है। T मतलब टाइम। यह किसके प्रोपोर्शनल होगा? एरिया के। यानी यहाँ एरिया ज्यादा, मुंह का एरिया, पूरा भाग का एरिया नहीं, मुंह क्रॉस सेक्शनल एरिया। किस पर बोलो? क्रॉस सेक्शनल एरिया। बाद में लिखेंगे इसका यह। और टेम्परेचर ग्रेडियंट T1 - T2 बाई एल, T1 - T2 बाई एल। तो Q/T बराबर क्या? प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी यानी एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। जनरली K लिखा जाता है, आपको पता है। क्या लिखते हैं? K। क्या लिखोगे? A T1 - T2 बाई एल। तो द रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला याद रखेंगे। बराबर बहुत VBI है आपको, बहुत VBI फॉर्मूला है। कोई पूछे हीट के फ्लो का क्या फॉर्मूला होता है तो कहिएगा Q/T बराबर KA T1 - T2 बाई एल। कोई पूछे T1 क्या है तो कहिएगा फर्स्ट आपका इंड का पहला छोर होता है, पहला भाग का टेम्परेचर है जहां हाई टेम्परेचर यानी हीट को रखा गया है। T2 मतलब सेकेंड इंड का टेम्परेचर है, दूसरे छोर का ताप है, दूसरा भाग का ताप है, सेकेंड पार्ट का टेम्परेचर है, फर्स्ट पार्ट का टेम्परेचर T1 है। एल क्या है? जो लेंथ है, जितना दूर में हीट का फ्लो हो रहा है। जैसे छड़ है, छड़ की लंबाई है, छड़ से हीट का फ्लो हो रहा है, उसकी लंबाई है। ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसको चलिए नोट कर देते हैं। अब के का नाम क्या है?
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी उसको ताप चालकता गुणांक या ऊष्मा चालकता गुणांक हिंदी में कहा जाता है। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। बोलेंगे ए का नाम क्या रखेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट इंड, पहले छोर का ताप। T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सेकेंड इंड, दूसरे छोर का ताप। ए क्या है? ये तो लिख चुके हैं। एल क्या आपका? एल को क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, चालक की लंबाई। के का नाम क्या है? चलिए ऊपर लिखेंगे इसको, ठीक रहेगा। सब नोट कर लिए होंगे आप लोग। के को क्या कहेंगे? के को हम लोग क्या कहें यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक, ठीक है। ऊष्मा चालकता गुणांक या ताप चालकता गुणांक। ये देखिए, यही के का वैल्यू जो है, यानी कितने फैक्टर पर हीट का फ्लो डिपेंड करता है। तो कहिएगा पहला मुंह की एरिया, यानी ज़्यादा मोटा छड़ लगाएंगे उसमें हीट ज़्यादा फ्लो होगा, पतला छड़ लगाएंगे इस हीट का फ्लो कम होगा। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? उसके लेंथ पर। किस पर डिपेंड करेगा? उसके लेंथ पर डिपेंड करेगा। फिर तीसरा आपको यह टेम्परेचर डिफरेंस, ज़्यादा टेम्परेचर अगर अंतर ज़्यादा हीट का फ्लो ज़्यादा हो रहा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अगर 0 है, दोनों टेम्परेचर सेम है, हीट का फ्लो नहीं होगा। यानी टेम्परेचर जितना ही दोनों ओर ज्यादा डिफरेंस दिखाएगा, हीट का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा किस पर बोलिए? तीसरा किस पर? इसके नेचर पर डिपेंड करेगा। आप जो छड़ लगाए हैं, लोहा लगाए हैं आग में, कि आप एल्युमिनियम का छड़ लगाए हैं, कि आप तांबे का छड़ लगाए हैं, कि क्या इंसुलेटर कोई लगा दिए हैं, कैसा आपने लगाया है। यानी के का वैल्यू सब चीज के लिए कुछ ना कुछ होता है। जिसके लिए के का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा वह गुड कंडक्टर होगा, उतना ही हीट का फ्लो उसमें अच्छा होगा। जिसके लिए के का वैल्यू कम होता है उतना ही बैड कंडक्टर होता है, यानी बुरा चालक है। वह अच्छी आपको क्या है, वह थर्मल आपको कंडक्टर नहीं कहलाएगा, यानी थर्मल इंसुलेटर कहलाएगा। वह सही ऊष्मा का चालक नहीं है। देखिए, बर्तन आपको क्या है, महंगा मिलता है। कोई बर्तन आपको महंगा मिलता है, कोई सस्ता मिलता है। कोई बर्तन महंगा है, इसका मतलब है वह तांबे से बना है, क्योंकि तांबे के लिए के का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हीट आसानी से फ्लो होता है। और जो आपका क्या होगा, जो बैड कंडक्टर होगा, उसमें आसानी से हीट का वही खाना पकाने में कोई 10 मिनट समय लगेगा तांबे में, जबकि दूसरे में आपको क्या लेंगे, लोहा के कढ़ाई में आपको खाना पकाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। आपका ज़्यादा आपको क्या होगा, गैस ईंधन आपको क्या होगा, बर्बाद होगा, या बिजली बिल ज्यादा आएगा। जिस पर आप बना रहे होंगे उसका फ्यूल का खर्चा, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, फ्यूल का खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिसके लिए के का देखिए, सबसे बैड कंडक्टर क्या है, हवा।
बैड कंडक्टर क्या है? हवा। के क्या सबसे कम वैल्यू किसके लिए होता है? तो हवा के लिए के का वैल्यू सबसे कम होता है। के के लिए सबसे कम वैल्यू किसके लिए होता है? हवा के लिए। जबकि देखिए ईंट पत्थर यह जो बना हुआ मकान है आपका, जो माने आपको कहा ब्रिक्स से बना हुआ आपका है, जो पक्का आपको मकान होती है, जो पक्का हाउस होता है, वह भी आपको देखते हैं ठंडी के दिनों में ठंड लगने लगती है, गर्मी के दिनों में गर्म लगने लगती है। लेकिन जबकि वही आपका क्या है, आपको स्ट्रॉ मटेरियल का जो आपका क्या है, यह आपको मकान होता है जो खरपतवार का बना हुआ रहता है, उसमें गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्म नहीं लगती है, वो एसी का काम करता है। और ठंडा के दिनों में वो क्या है, ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, वो एसी का काम करता है। क्यों? क्योंकि खरपतवार से बना हुआ जो आपका मकान होता है उसके लिए के का वैल्यू बहुत कम होता है। के वो जल्दी हीट को ट्रांसफर नहीं करता है, यानी गर्मी में हीट उधर बढ़ गया है, आपका बड़े अंदर क्या हीट कम है, वो हीट उधर आने नहीं देगा क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है। दूसरी बात, उसके बीच में आपको खरई जो बना होता है, स्ट्रॉ मटेरियल होता है, खरपतवार से घर बना रहता है, उसके बीच में हवा घुसी रहती है। हवा उसको कभी भी आपको हीट को अंदर आने नहीं देगा। या आपको बाहर एटमॉस्फेयर क्या हो जाए, कितना ही आपका कोल्ड हो जाए, कितना इस समय ठंडा, आपको मरई के मकान में सोएंगे उतना ठंडा नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर कितना ठंड हो जाए वो आपको हीट को अंदर से जाने नहीं देगा आपको, क्योंकि उसमें हवा का फिल्म भरा रहता है। आप कहेंगे नया नया रजाई आपको खरीद कर लाए, नया आपको ब्लैंकेट खरीद कर लाए, ब्लैंकेट आपको कंबल खरीदे, आप देखेंगे आपको नया पर आपको ओढ़ेंगे तो आपको क्या उतना आपको ठंडा नहीं लगेगा। वहीं कुछ दिन बीत जाएगा, आपको रजाई आपका क्या पुराना हो गया है, आप ओढ़ेंगे तो ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि अब जब नया नया आप खरीद कर लाएंगे तो उसमें हवा भरी रहती है, फूला हुआ रहता है। आप यह ब्लैंकेट खरीदते हैं नया नया पर, जो ब्लैंकेट खरीदेंगे उसमें हवा भरी रहती है, आप उसको ओढ़ेंगे, हवा उसको क्या है, आपको ऊपर से कभी भी ठंडा को अंदर प्रवेश करने नहीं देगी, आपका देह हमेशा गर्म रहेगा। वहीं रजाई नया नया तो फूला हुआ रहेगा, उसमें हवा भरी रहती है, हवा आपको हीट का के का वैल्यू उसके लिए बहुत कम होता है, वो आपको अंदर जाने नहीं देगा। पक्का का मकान के लिए जो आपका ब्रिक्स से बना हुआ है या स्टोन से, पत्थर से बना हुआ है, उसके लिए भी के का मान कुछ ना कुछ होता है, इसीलिए वह हीट को ट्रांसफर कर देता है। यूटेंसिल होता है, कभी कभी पूछा जाता है यूटेंसिल जो बर्तन बनते हैं उसका जो हैंडल है वह आपको फाइबर वगैरह सबका या रबर या प्लास्टिक का क्यों बना होता है? क्योंकि आपको पता है फाइबर में वह कुचालक है, उसके लिए के का वैल्यू बहुत ही कम होता है। वह जल्दी हीट, उसमें क्या होगा, आपका दूसरा पार्ट वह गर्म हो जाएगा, धिक जाएगा, वो आपको उससे आपको हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, आपका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि वह बहुत बड़ा कुचालक है। क्योंकि क्यों कुचालक है? क्यों इंसुलेटर है? क्यों आपका नॉन कंडक्टर है? क्योंकि उसके लिए के का वैल्यू बहुत कम होता है। फाइबर के लिए, प्लास्टिक के लिए के का वैल्यू बहुत कम होता है, वह जल्दी आपको क्या हाथ तक पहुंच नहीं सकता है, हीट को ट्रांसफर वह करता नहीं है। तो आपका के, जिसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका, के का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सबका मेजर की आपके बुक में दिया हुआ रहता है, जिसके लिए आपको बर्तन आपको कॉस्टली है, जो चीप है यानी जो सस्ता आपको बर्तन मिल रहा है, यूटेंसिल बर्तन आपको सस्ता मिल रहा है, तो समझिए उसका के का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, वो आपको के का वैल्यू कम है, वो जल्दी हीट को मेरा बहुत सारा बर्बाद कर सकता है। मेरा जो आपका फ्यूल है बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होगा, उससे कंजम्पशन उसका हीट का बहुत ज़्यादा होगा। तो याद रखेंगे जिसके लिए के का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, वही गुड कंडक्टर अच्छा होगा, वह महंगा मिलेगा, वह सस्ता नहीं मिल सकता है। और जिसके लिए के का वैल्यू कम होता है वह सस्ता मिलेगा बर्तन आपको। तो याद रखिए जिसके लिए के का वैल्यू क्या होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक, जिस मटेरियल का कम होता है वह आपका कुचालक होगा, वह कुचालक होगा, इंसुलेटर होगा, वह नॉन कंडक्टर होगा। और जिसके लिए के का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा, वह क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, हीट का अच्छा चालक होगा। चलिए इसको नोट कर ले, पहले के को हम लोग डिफाइन कर ले। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के को डिफाइन करेंगे, या इसका इंपॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस आपको बताए हैं, क्या इसका मीनिंग होगा, के हमारा जिंदगी में क्या एडवांटेजियस है, क्या लिक्विडिटी है, क्या माने प्रॉफिटेबल है, माने प्रॉफिटेबल कितना है, कितना हमको क्या आपको लिक्विडिटी है, कितना एडवांटेजियस बना रही है, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग के को हम लोग बताए हैं आपको, इसका क्या इंपॉर्टेंस है।
क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका मीनिंगफुल बात हुआ, इसको हम लोग सिखाने के लिए आपको के बारे में कुछ बताए। तो क्या सीखे, जिसके लिए के का वैल्यू कम होगा वह बैड कंडक्टर होगा, जिसके लिए के का वैल्यू कम होगा यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता गुणांक, ताप चालकता गुणांक का मान कम होगा वह कुचालक होगा। और जिसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वह क्या गुड कंडक्टर ऑफ द हीट हुआ, यानी कि वह उष्मा का सुचालक होगा, वो उतना ही जल्दी हीट को ट्रांसफर करेगा। तो यह आपको नेचर पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के को डिफाइन करें। द रेट ऑफ हीट फ्लो उष्मा प्रवाह की दर Q बाई टी बराबर क्या होता है, के ए T1 माइनस T2 बाई एल। तो देखिए कैसे आपको पहले भी बता चुके हैं, सब यूनिट मान हो जाए, सब का मान एकांक हो जाए, 1 हो जाए, सब 1, तो द रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, के बराबर होगा। इफ A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, बोलो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या होगा 1 केल्विन पर मीटर। टेम्परेचर के लिए केल्विन, लेंथ के लिए मीटर। यह 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, के बराबर Q बाई टी, यानी हम लोग क्या कर, या T इक्वल टू भी 1 सेकेंड कर दीजिए, चलिए, एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या होगा बोलिए, K इक्वल टू Q, यानी क्या, किसी भी बर्तन या किसी भी आपको मटेरियल का कोफिशिएंट आपको कहेंगे, आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी उस हीट के बराबर होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मुंह का एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, या कितना टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए 1 डिग्री, यानी इसका मुंह अगर 20, इसका 21, इसका 20, इसका 19, इसका 18, अगर इतना टेम्परेचर डिफरेंस हो, जो हीट का अमाउंट आप दे रहे हैं 1 सेकेंड में, जो हीट का अमाउंट दे रहे हैं 1 सेकेंड में, वही हीट क्या कहलाएगा, उसके लिए के का वैल्यू देगा। यानी यह टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो 1 डिग्री सेल्सियस, इसका मुंह कितना 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो 1 सेकेंड में जो आप हीट दे रहे हैं, जो आपका क्या करेंगे, बिजली में आपको देखिए लाइन जो यहाँ पर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मीटर का देखिए 1 सेकेंड में कितना आपका बिल उठा, कितना एनर्जी दिखाया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपका यह कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी उष्मा चालकता गुणांक। तो इसको डिफाइन कर लिया जाए। क्या इसको डिफाइन करें हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी is equal to amount of heat flowing through the conductor having unit cross sectional area, मुंह का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ पर सेकेंड हो गया। हिंदी में लिख लिया जाए, हिंदी में लिखे, किसी चालक
पूछता है यह शॉर्ट क्वेश्चन में, किसी चालक के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक उस ऊष्मा के परिमाण के बराबर होता है जिसमें चालक का उस ऊष्मा के जिसमें चालक का अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं लंबाई एकांक हो तथा ऊष्मा का प्रवाह प्रति सेकेंड हो। ठीक है, अब इसका क्या देखा जाए, यूनिट। क्या देखेंगे, यूनिट। यह हम लोग डेफिनेशन देखे, ऊष्मा चालकता गुणांक यानी ताप चालकता गुणांक की परिभाषा। अब क्या लिखे, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक क्या होगा। तो अभी देखिए Q/T बराबर KA T1 माइनस T2/L। चलिए बोलेंगे Q का हीट का क्या होता है, ऐसा यूनिट हीट का क्या होता है, ऐसा यूनिट हीट का क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल। T का T पर मतलब बाटा, टाइम T बोलिए T का सेकेंड, K का निकालना है, एरिया का बोले मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस हो या कोई भी हो तो ये टेम्परेचर डिफरेंस मतलब टेम्परेचर ही आता है, वेलोसिटी का डिफरेंस वेलोसिटी ही आता है, डिस्टेंस का डिफरेंस डिस्टेंस ही आता है, बोलो प्रेशर का डिफरेंस प्रेशर ही आता है, टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर ही आएगा। टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन। फिर लेंथ का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा। बोलो के यहाँ पर क्या है, सॉरी टेम्परेचर यहाँ पर इसको के हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत रहिएगा, यहाँ पर क्या के नीचे आएगा आपको। चलिए हम अलग में कर देते हैं इसको। आपके तो के का क्या लिखोगे, जूल पर सेकेंड को वाट भी लिखा जाता है, जूल पर सेकेंड को वाट भी लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वाट। जूल पर सेकेंड को वाट भी कहा जाता है। देखिए जूल वर्क बाई टाइम पावर होता है, वाट होता है, जूल पर सेकेंड वाट होता है। वाट यह मीटर से मीटर खत्म हो गया, यहाँ मीटर गुना में है तो भाग में आ जाएगा मीटर, यह गुना में के है तो के आ जाएगा, यानी वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। वाह। चलिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक कोई पूछे तो वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी देख लिया जाए। क्या देखा जाए, डायमेंशनल फार्मूला। क्या देखेंगे इसका, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी
थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक की बीमा। क्या लिखे, बोलिए, के का यूनिट अभी लिखे हैं वाट, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। बोलो वाट का पहले निकाला जाए, वाट का पहले पढ़ा चुके हैं पावर का, कोई याद हो तो बोले, बोलिए बोलिए वाट का क्या होगा, पावर का होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर, जूल क्या है, वर्क का बताए थे इसके पहले भी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सेकेंड का टी हो गया, तो बोलो क्या लिखोगे, एम एल स्क्वायर, आई वन है तो ऊपर जाकर -3 हो गया, -3, यानी वाट का हो गया एम एल स्क्वायर टी -3। मीटर लंबाई का है, मीटर किसका होता है, लंबाई का, मीटर किसका होता है, लंबाई का, तो L -1, के का -1 ही होता है, के का के ही होता है, केल्विन का केल्विन ही होता है। आप इसको सजा कर लिख दीजिए, एम 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, बोलो टी 1 को नहीं लिखा जाता है, टी -3 के -1, यही उसका डायमेंशन फार्मूला हुआ। कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, उसमें चालकता गुणांक का बीमा बताइए, बीमीय सूत्र बताइए, तो MLT -3 के -1। आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।